ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है वो अपने आप में एक पहेली है। सवाल ये है कि वे बातचीत की टेबल पर आते क्यों हैं और फिर हर बार एक पक्के सॉल्यूशन पर पहुंचने से पहले फेल क्यों हो जाते हैं। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक डांस के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS मास्टरमाइंड्स। अब एक प्रश्न आपसे कि दो पक्ष जो है महीनों तक बात क्यों करते हैं और फिर ज्यादा दुश्मनी के साथ अलग क्यों हो जाते हैं। इसी का जवाब हम आज के विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का कोई कॉम्प्लेक्स गेम नहीं है, बल्कि इसके दिल में है नेगोशिएशन की गहरी साइंस, एक ऐसी साइंस जिसे हेडलाइंस में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो इस लगातार चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो हम खबरों से आगे बढ़कर एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को समझना होगा। इसको ऐसे समझिए कि आज जो है नेगोशिएशन की आर्ट पर एक मास्टर क्लास ले रहे हैं और केस स्टडी है अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं कि नेगोशिएशन है क्या। आसान भाषा में ये दो या दो से ज्यादा पार्टियों के बीच एक वार्तालाप होती है जिसमें वे एक समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये जीतने या हारने के बारे में नहीं है। यह एक कॉमन क्षेत्र खोजने के बारे में है जहां दोनों पक्ष को उनकी जो है जरूरतें मिल जाए, भले उनकी सारी चाहतें पूरी न हो। तो ये है नेगोशिएशन। और जो बड़ी बड़ी टॉक्स होती हैं बड़े बड़े देशों के बीच, उसमें ये नेगोशिएशन होता है और वो जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जहां किसी समझौते पे नहीं पहुंचते हैं वहां बातचीत जो है खत्म हो जाती है। आज हम इसी पे काफी डिटेल में बात करेंगे। नेगोशिएशन जो होता है ना, उसमें 6 कॉन्सेप्ट है। चाहे जितनी भी नेगोशिएशंस होती हैं दो देशों के बीच, दो दुश्मनों के बीच, या कोई ट्रेड डील हो रही हो उसमें, या कोई वार जैसी सिचुएशन हो जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच, या इजराइल का ईरान के बीच, तो वार जैसी सिचुएशन होती है ना, तो वो दोनों देश जो है अपने इशू को हैंडल करने की कोशिश करते हैं नेगोशिएशन के थ्रू। तो उसमें जो है ये 6 कंसेप्ट काम आते हैं। फर्स्ट है बटाना, फिर दूसरा है रिजर्वेशन पॉइंट, हम इस पे हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तीसरा है जोपा, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। चौथा है लेवरेज। पांचवा कंसेप्ट है कंसेशंस। छठा है ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन। यानी कि इस पे हम जो है एक एक पे काफी डिटेल में बात करेंगे। नेगोशिएशंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बटाना। बटाना का मतलब होता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। आसान भाषा में अगर कहें तो बातचीत अगर विफल हो जाती है दो देशों के बीच, तो उसके बाद वो दोनों देश क्या करेंगे, जो उनका स्टेप होगा ना, यानी प्लान बी होगा ना, वही है उनका बटाना। इसका रोल होता है कि कोई भी देश जो होता है ना, अपने बटाना से खराब सिचुएशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका जो बटाना है और सामने वाले का बटाना है उससे जो है वो थोड़ा अपना बटाना को और इम्प्रूव कर सके। और जिसका जितना स्ट्रांग बटाना होगा वो जो है ना उतने ही स्ट्रांग पोजीशन पे होगा। ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दो देश एक दूसरे के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस सिचुएशन में जितना बटाना जो होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब आते हैं हम ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में, देखते हैं इन दोनों का बटाना। जैसे ईरान का बटाना क्या है कि वो जो है ना यूरेनियम इनरिच कर रहा है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है और वो धमकी देता है कि मैं जो है यूरेनियम इनरिचमेंट की क्षमता जो है ना उसको मैं और बढ़ाऊंगा। दूसरा बटाना है उसका कि हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको बंद करने की धमकी देता है, क्योंकि वहां से 20% जो है ग्लोबल ऑयल वहां से होकर जाता है, तो इससे 20% जो है वर्ल्ड की एनर्जी जो है ना प्रभावित हो सकती है। और तीसरा है कि वो जो है रसिया और चाइना से अपने जो है संबंध सुधारने की कोशिश करने लगता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है यूएस को, क्योंकि वो जो है
नहीं चाहते हैं कि ये जो है चाइना के पास जाए। इससे चाइना जो है उसकी जो वर्ल्ड पावर बनने की इच्छा है वो और मजबूत होगी, उसके पास और बड़े बड़े देश उसके खेमे में सम्मिलित होंगे। तो यानी कि ये उसका बटाना है। अब अमेरिका का क्या बटाना है कि ये जो है ना सैंक्शन लगाता है सभी देशों पे। सैंक्शन के माध्यम से वो दबाव डालने की कोशिश करता है। इसके पास उतना पावर है कि किसी भी देश पे सैंक्शन लगा सकता है, और उसकी नेवल पावर जो है काफ़ी स्ट्रांग है, तो कहीं भी ब्लॉकेट कर सकता है ईरान के अगल बगल, उसको व्यापार को प्रभावित कर सकता है। फिर जो है उसकी मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स, उसकी मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रांग है, तो एयर स्ट्राइक करके जो है ईरान को परेशान कर सकता है। यानी कि ये इसका बटाना है कि अगर तुम मुझसे समझौता नहीं करोगे तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा, नेवी के माध्यम से ब्लॉक कर दूंगा, और एयर स्ट्राइक करके बहुत क्षति पहुंचा सकता हूँ। और वहीं ईरान का ये बटाना है। तो यानी कि इन दोनों के पास है कि अगर बातचीत किसी समझौते पे हम नहीं पहुंचते हैं तो हमारा प्लान बी ये है। और जिसका जितना बटाना स्ट्रांग होता है ना, वो उतने ही स्ट्रांग सिचुएशन पे होता है। तो यही प्रॉब्लम है कि ईरान और यूएस जो किसी समझौते पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो बटाना है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो भाई जब मेरा प्लान भी बहुत स्ट्रांग है तो मैं यहाँ पे अब क्यों समझौता करूँगा। और यही जो है ना बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ईरान और जो यूएस की टॉक चल रही है बार बार फेल हो जा रही है। इसके पीछे सबसे मजबूत कारण है कि दोनों के पक्षों के पास जो है ना एक स्ट्रांग बटाना है। अब अगला स्टेप क्या होता है, उसमें होता है रिजर्वेशन पॉइंट। रिजर्वेशन पॉइंट का मतलब है कि एक रेड लाइन होती है दोनों पक्षों की। यहाँ हम ईरान और यूएस की बात कर रहे हैं, तो यूएस और ईरान की एक जो है रेड लाइन है कि इसको अगर क्रॉस होता है तो हम जो है बात नहीं मानेंगे। एक दूसरे की पोजीशन अब पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है, और यही होता है रिजर्वेशन पॉइंट। तो रिजर्वेशन पॉइंट जो है ना ये बताता है लिमिट, कि सामने वाले की लिमिट क्या है और मेरी लिमिट क्या है। और ये जो है ना रिजर्वेशन पॉइंट बातचीत करने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि ये मेरा रिजर्वेशन पॉइंट है। और तीसरा चीज होता है कि जैसे ही लगता है एक पक्ष को कि मेरी रेड लाइन क्रॉस हो रही है तो जो है बातचीत छोड़ के चला जाता है। और रिजर्वेशन पॉइंट जो है ना, रिजर्वेशन पॉइंट को आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप किसी से सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो तो आप बता दो कि मुझे जो है मिनिमम 30,000 चाहिए, अब इससे नीचे नहीं जा सकता। तो यही होता है रिजर्वेशन पॉइंट की। अब उससे ऊपर जो आपको बात करना है करिए। अब ईरान का रिजर्वेशन पॉइंट क्या है, ईरान कहता है कि मैं जो है यूरेनियम इनरिच करने की जो मेरा राइट है उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। ये क्या है उसका जो है रिजर्वेशन पॉइंट है। यूएस का रिजर्वेशन पॉइंट ये है कि मैं जो है एटॉमिक बम जो है ईरान को नहीं बनाने दूंगा, ये उसका रिजर्वेशन पॉइंट है। अब है कि भाई मान लीजिए इनरिच करना चाह रहा है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए एक कम से कम 90% से ऊपर इनरिच यूरेनियम चाहिए होता है, तब जाके परमाणु बम बनता है। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन पॉइंट है कि भाई इसको इनरिच करना है और वो कह रहा है परमाणु बम नहीं बनाना है, तो हम एक बीच में गैप है जो ना उसमें हम समझौता कर सकते हैं कि चलो हम एक लिमिट डिसाइड कर दे जहाँ परमाणु बम न बने, लेकिन तुम इनरिच करो ताकि जो है लाइट जनरेट कर सको। ठीक है, ये रिजर्वेशन पॉइंट है। जैसे यूएस कहे कि अगर भाई मैं तुम्हें इनरिच करने का अधिकार दूंगा ही नहीं, तब एक क्या होगा कि वो जो है यूएस उसकी लिमिट क्रॉस कर रहा है, उसका रिजर्वेशन पॉइंट को नहीं मान रहा है, तो ईरान क्या करेगा, वो हट जाएगा। जब वो कहेगा नहीं तुम्हें एकदम 0% यूरेनियम इनरिच करना ही नहीं है, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, तब टॉक जो है ना खत्म हो जाएगी। यानी ये है रिजर्वेशन पॉइंट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जोपा में होता है जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। जैसे दो देश हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसमें एक डिमांड करता है, दूसरा कुछ और डिमांड करता है, लेकिन प्राय ये होता है कि उन दोनों में कुछ चीजें कॉमन होती है और वही जो कॉमन होती है उसी पे समझौता होने की संभावना होती है। उसी को बोलते हैं जोपा, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। यानी कि एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे ईरान चाह रहा है कि मैं कम से कम 0 से 20% जो है यूरेनियम इनरिच करना चाहता हूँ। यूरेनियम इनरिचमेंट का अधिकार मुझे मिलना चाहिए 0 से 20%, क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% चाहिए। और अमेरिका कह रहा है कि नहीं, तुम केवल 0 से 5% ही एनरिच कर सकते हो। तो
अब क्या है कि एक बोल रहा है 0 से 20, दूसरा बोल रहा है 0 से 5। अब इन दोनों के बीच जो कॉमन क्या है, 0 से 5 तक, ये 5% जो है ये कॉमन है। यानी कि ये भी कह रहा है 0 से 20 तक मुझे अधिकार चाहिए, और ये बोल रहा है नहीं 0 से 5। ये जो 5% है दोनों में कॉमन हो रहा है, क्योंकि 0 से 5 तक तो ईरान में भी आ रहा है और अमेरिका 0 से 5 बोला है। अगर 5% पे हम समझौता कर लें तो ये हो जाएगा जोपा। यहाँ पे समझौते की जो संभावना है वो बन रही है और यही कहलाता है जोपा। अगर दोनों पक्ष मान जाते हैं, इस जोपा को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो समझौता हो जाएगा। लेकिन देखिए यही नहीं, ये तो टेक्निकल जोपा है कि भाई 5% की जो है छूट देता है। जैसे 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था यूएस और ईरान के बीच में, तो उसमें यूएस ने इसको कहा था तुम जो है 3.6% जो है यूरेनियम इनरिच कर सकते हो, तुम्हें अधिकार है। और हम जो है अब तो ईरान ने इसको मान लिया था और यूएस जो है उसको कुछ सैंक्शन से छूट दे दी थी। लेकिन बाद में इसको 2017 में ट्रम्प की जब सरकार आती है तो वो जो है इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि ये तो हो गया टेक्निकल जोपा कि वो 0 से 5% के बीच एक जोपा बन रहा है, इस पे संभावना है कि ये हो सकता है। लेकिन एक पॉलिटिकल जोपा होता है। अब देखिए इस समय की सिचुएशन में पहले तो समझौता हो गया था, लेकिन अब क्या है कि अब ईरान जो है ना वो बिलीव नहीं कर रहा, विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार उसने समझौता कर लिया था, बाद में ट्रम्प ने उसको पलट दिया था। अब इसलिए इसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। यानी ये पॉलिटिकल जोपा जो है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जनता है, अब किसी को ट्रस्ट नहीं है कि अब ये रियल एग्रीमेंट हो पाएगा। इसी तरीके से यूएस को लगता है कि ये जो 3.67% की जो बात करी थी, प्रॉमिस करी थी, इसने माना नहीं। कुछ जो है छुप छुप के ये और भी यूरेनियम जो है दूसरे जगहों पे इनरिच कर रहा था। यानी कि ये जो पॉलिटिकल ट्रस्ट है, न तो यूएस का ईरान पे है, न ईरान का यूएस पे है, इसलिए कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। और किसी भी समझौता होने के लिए जरूरी है कि वो एक तो टेक्निकल जोपा होना चाहिए, दूसरा पॉलिटिकल जोपा यानी ट्रस्ट, दोनों चीजें हो तब जाके किसी समझौते पे पहुंचेंगे। और आज की जो सिचुएशन है उसमें ये है कि टेक्निकल जोपा तो है लेकिन पॉलिटिकल जोपा नहीं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ईरान और यूएस, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है और वो किसी जो है सिचुएशन पे, किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब देखते हैं इसका नेगोशिएशंस का फोर्थ कॉन्सेप्ट, लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है कि आपकी क्षमता जो सामने वाले को प्रभावित करने की। अगर आप किसी को डरा के अपना काम करवा रहे हो तो वो आपकी लेवरेज है। आप किसी को कुछ दे के या बहला फुसला के, लालच दे के अगर आप किसी से काम करवा ले रहे हो तो आपकी लीवरेज है। तो हम देखते हैं कि यूएस और ईरान के बीच क्या लीवरेज है। इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक। कैरेट का मतलब होता है कि आप उसको रिवार्ड दे रहे हो ताकि वो आपके प्रभाव में आके काम कर रहा है। स्टिक का मतलब आप डर दिखा के उससे काम करवा रहे हैं। ये होता है लीवरेज। अब हम देखते हैं कि ईरान और यूएस के पास क्या लीवरेज है जिस वजह से ये नेगोशिएशन में उसका प्रभाव पड़ रहा है। पहले ईरान के पास कैरेट तो कुछ नहीं है कि वो मतलब अमेरिका को कुछ अरे दे दे जिससे अमेरिका प्रभावित हो जाए। इसके पास स्टिक है। स्टिक है मतलब डरा धमका के कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना उसको कंट्रोल कर सकता है, तो ग्लोबल ऑयल की जो प्राइस है ना बढ़ सकती है। ये उसके पास स्टिक है कि तुम अगर समझौता नहीं करोगे या मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो मैं इसको बंद कर दूंगा। फिर उसके पास प्रॉक्सीज हैं बहुत सारे, इराक, लेबनान, सीरिया, येमेन में है, जिससे वो जो है यूएस के जो एलाई कंट्री है उन पे अटैक करवा सकता है इनडायरेक्टली, तो इससे भी बहुत क्षति होती है। फिर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है और काफ़ी तेज़ी से यूरेनियम इनरिच कर सकता है, तो इससे भी जो है ना इसराइल जैसे एलाई कंट्री जो हैं या सऊदी अरेबिया हो गया या जो अरब कंट्री हैं उनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि ये इसके पास स्टिक है कि अगर आप किसी समझौते पे नहीं पहुंचे तो मैं ये जो है कदम उठा लूंगा। ये उसके पास लेवरेज है। अब यूएस के पास क्या है, इसके पास जो है ना स्टिक और कैरेट दोनों। पहले मिलिट्री सुपरमेसी, तो ये स्टिक दिखाता है, अपना मिलिट्री पावर दिखाता है ईरान को कि मान जाओ मेरी बात, नहीं तो मैं तुम्हारे पे अटैक कर दूंगा। फिर इकोनॉमिक सैंक्शन, ये भी उसके पास स्टिक है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दूंगा, तुम्हारी अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी, नहीं मेरी बात मान। फिर कैरेट क्या है कि जो सैंक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं उसको मैं कम कर दूंगा। ईरान यही चाहता है
क्योंकि उसको जो है ना व्यापार करना बहुत कठिन हो जाता है। अमेरिका जब सैंक्शन लगा देता है तो वो चाहता है कि ताकि उसकी इकोनॉमिक जो है ना ग्रोथ करे, अभी रुकी हुई है सैंक्शन की वजह से। तो ये उसके पास जो है स्टिक और कैरेट का इस्तेमाल ये करता है और ये केवल स्टिक का इस्तेमाल करता है। और दोनों के पास जो है ना ये पावरफुल लेवरेज है। इस वजह से ये दोनों जो है ना समझौता करने से मतलब पीछे नहीं हटते हैं। मतलब उन पे दबाव देके जब किसी एक पक्ष के पास केवल स्टिक और कैरेट हो तो आराम से दबाव डाल के जो है काम करवा सकता है, लेकिन जब दोनों के पास स्ट्रांग स्टिक और कैरेट वाले सिचुएशन मौजूद है तो समझौता करना मुश्किल हो जाता है। और यही सिचुएशन जो है ईरान और यूएस के बीच में आ रही है प्रॉब्लम। और निगोशिएशन में होता है ना, जो जितना अच्छे से अपनी लेवरेज इस्तेमाल करता है फिर उसके लिए एग्रीमेंट जो होता है ना उतना ही फायदेमंद हो सकता है। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसेशंस यानी रियायत, जिसमें होता है कुछ छोड़ना और कुछ पाना। जैसे होता है ना कि आप कुछ दीजिए एक हाथ से दूसरे हाथ से लीजिए, तो वही होता है नेगोशिएशंस में कंसेशंस। इसका गोल्डन रूल है नेवर कंसीड विदाउट रिसीविंग समथिंग बैक, यानी कि आप जब किसी को कुछ दे रहे हो और बिना कुछ पाए अगर दे रहे हो ना, तब जो है आप अच्छा नेगोशिएशन नहीं कर सकते। नेगोशिएशन जो कंसेशन जो होता है ना करेंसी की तरह, आप इसको जो है ना बहुत अच्छे से खर्च करना होता है। जैसे आप जो एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए, जो हमारा ट्रेड डील चल रहा है यूएस के साथ, तो हम जो है कुछ जगह कंसेशन दे रहे हैं। जैसे अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगा दिया था, तो फिर हमें बहुत सारे कंसेशन देने पड़ी। जो हमारे एग्री प्रोडक्ट थे उस पर छूट देना पड़ा, ताकि हमने कुछ कंसेशन दिया तब जाके अमेरिका जो है वो कंसेशन दिया टैरिफ पे। तो ये होता है कंसेशन, और इसका इस्तेमाल एक करेंसी की तरह है, यानी आपके पास लिमिटेड है। जैसे हमारे बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट हैं तो उसमें हमने कुछ पे कंसेशन दिया, अगर मान लीजिए सभी पे दे देंगे तो फिर बाद में हमें अगर कोई समझौता करना हुआ तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये करेंसी है, और करेंसी जो होती है ना वो लिमिटेड होती है, तो इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है। आप जितने अच्छे से सोच समझ के इसका इस्तेमाल करोगे आप उतना ही अच्छा समझौता कर पाओगे। अभी जब ये बातचीत चल रही थी जब, तो ईरान ने एक गलती कर दी थी कंसेशन देने में। उसने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन कर दिया था बिना कुछ लिए। वो सोच रहा था कि अब तो यूएस से बातचीत चल रही है, चलो मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन कर देता हूँ। लेकिन यूएस ने क्या किया कि वो जो ब्लॉकेट लगाया था ईरान की नेवी पर उसको नहीं खत्म किया। तो अब इसे लगा ईरान को कि मैं इसको कंसेशन दे रहा हूँ लेकिन यूएस मुझे नहीं दे रहा, तो उसने फिर जो है उस पर फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज कर दिया। यानी कि उसने बुद्धिमानी नहीं दिखाई कि कंसेशन अगर आप दे रहे हो तो जब आपको कुछ मिल रहा है तभी दो, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो एक तरीके से फिर फेल हो गया, फिर उसने जो है ब्लॉकेट लगा दिया हॉर्मुज स्ट्रेट पे। तो ये जो है ना इसको नेगोशिएशन के समय बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। जो देश जितने अच्छे से कंसेशंस का इस्तेमाल करता है वो जो है उतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है। अब आता है ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन। ये जो है लास्ट कंसेप्ट है इसका। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो फिर वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। भाई जो तुम बोल रहे हो उसको पहले मुझे दिखाओ। अगर जैसे मान लो ईरान अमेरिका पे भरोसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका जो है ना 2015 का जो परमाणु समझौता था उससे पीछे हट गया था। अमेरिका ईरान पे भरोसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि ईरान ने पहले जो निरीक्षक जाते थे तो बहुत सारा वो छिपा के रखता था। जो कुछ ही जगह वो जाता था चेक करने देता था और जगह छुपा के रखता था। यानी कि यूएस भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता है और ईरान भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। तो अब इस सिचुएशन में अगर दो देशों के बीच ऐसी सिचुएशन है कि वे एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वहां पे रूल लागू होता है वेरिफिकेशन का। इस समय ईरान और यूएस के बीच चल रहा है कि डोंट ट्रस्ट एंड वेरीफाई, मतलब हम तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करते, पहले वेरीफाई करो तब हम ट्रस्ट करेंगे। जो बड़ी बड़ी टॉक्स होती है ना तो उसमें वेरिफिकेशन के माध्यम से ट्रस्ट डेवलप किया जाता है कि जब वेरीफाइड हो गया कि नहीं हाँ जो उसने कहा था वो कर रहा है वो दिखा रहा है, तब जो है वो ट्रस्ट करेगा, तब किसी एग्रीमेंट पे पहुंचेगा।